ये सब क्या कर दिया सुप्रिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझे खुद से मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुप्रिया नागिन पत्थर की बन गई? आइए कहानी को पूरा जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। नाग लोग नाग नागिनों का गढ़ था। उन्हीं के बीच दो इच्छाधारी नागिन बहनें भी रहा करती थी, जिसमें से अंशिका ईमानदार थी और सुप्रिया लालची। ऐसे ही एक बार अंशिका शिव की तपस्या कर रही थी और सुप्रिया बस बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी। इसीलिए उसके अंदर अंशिका से कम शक्तियाँ थी। एक दिन सुप्रिया अपनी बहन को बोलती है, अंशिका, क्या तुम थोड़े से पुष्प मुझे भी दे सकती हो? मुझे भी शिव की आराधना के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता है। ये तेरी मांग मांग के लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू खुद मेरी जगह जल्दी उठकर फूल तोड़कर नहीं ला सकती? जब मैं लाती हूँ तो मुझसे मांग लेती है। अब तो ले ले, लेकिन कल से तो भगवान शिव की आराधना के लिए खुद ही फूल लेकर आएगी। क्या हुआ, मांग लिए थोड़े से पुष्प तो? वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है और मैं इतनी आलसी नहीं हूँ। ऐसे ही रोज अंशिका नागिन रोज बगीचे से फूल इकट्ठे करके लाती और शिव की आराधना के लिए बैठ जाती। जिसके बाद सुप्रिया अंशिका की थाली से थोड़े फूल उठा लेती और जल्दी से शिवलिंग पर चढ़ाकर बाहर घूमने निकल जाती। तभी पूजा करके अंशिका गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तू नहीं सुधरेगी ना लालची। तूने आज लालच में चोरी करना भी सीख लिया। तूने मेरे फूल उठाए हैं ना? अब तुम मुझ पर चोरी का नाम लगा रही हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इससे अच्छा तो मैं पृथ्वी लोक पर जाकर रहती हूँ। अरे रुक तो, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुप्रिया और अंशिका पृथ्वी लोक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सुप्रिया अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में लोगों के घर के बीच एक घर में रहने लगती है। तभी उनके पास की एक पड़ोसन अपने घर में खीर बना रही होती है और उसकी खुशबू सुप्रिया के घर तक आती है। जिसके बाद सुप्रिया कहती है, क्या सुगंध आ रही है। ये मनुष्य कितना अच्छा भोजन बनाते हैं। घर ही जाती हूँ इनके। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आज ही आई हूँ। थकान की वजह से आज हमने कुछ बनाया नहीं। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या मुझे थोड़ा सा कटोरी में देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारी नई पड़ोसन जो हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ। सुप्रिया खीर मांगकर घर आ जाती है। तभी उसकी बहन ये देखकर बोलती है, मांग लाई वहाँ से मंगती। तू कभी सुधरेगी ही नहीं। कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग भी कर लिया कर और खुद भी कुछ बना लिया कर। छोड़ ना, खीर कितनी अच्छी है। तू भी खाकर देख, कितनी स्वादिष्ट है। अति उत्तम। मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया। चल कहीं बाहर चलकर देखते हैं कि इंसान क्या क्या करते हैं, हमें भी तो पता चले। दोनों बहनें बाजार जाती है, जहाँ सुप्रिया को साड़ी पसंद आती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण अंशिका उसको नहीं दिलवा पाती। अंशिका एक नौकरानी बन के लोगों के घर में काम करती थी, जिससे उसके पास पैसे आते थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को काम करने में आलस आता था, इसीलिए वो चोरी करने लगती है। बाजार में अंशिका के साड़ी ना दिलाने के कारण वो साड़ी को चुरा लेती है और आते जाते लोगों की जेब से पैसे भी निकाल लेती है और घर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे तो साड़ी बांधने ही नहीं आती। शालिनी के पास जाकर बनवा आती हूँ। सुप्रिया शालिनी के घर पहुंचकर कहती है, शालिनी, क्या आप मुझे ये साड़ी पहना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं तुमको आसान तरीके से साड़ी बांधना सिखा दूंगी। साड़ी बंधवाने के बाद वो खुद को निहारते हुए कहती है, अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे इतने सारे फल लेकर कौन आया? मेरे पति लेकर आए हैं। बोल रहे थे अच्छे फल थे, इसलिए वो लेकर आ गए। अच्छा, क्या एक फल मुझे भी दोगी? वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, तुम ले लो फल। रुको, मैं प्लेट ले आती हूँ, काट कर खा लेना। वो औरत जब तक आती है तब तक सुप्रिया अपने साड़ी के पल्लू में 2 सेब छुपा लेती है और शालिनी आकर कहती है, अब खा लो इस प्लेट में रखकर। धीरे धीरे सुप्रिया नागिन की आदतें और बिगड़ जाती है। शालिनी को उस लालची नागिन की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सुप्रिया बार बार कुछ न कुछ बहाने से उसके घर आकर चीजें मांगती
उसी शाम अंशिका काम से घर आकर सुप्रिया की साड़ी देखकर कहती है, सुप्रिया, तू ये साड़ी कहाँ से लाई? चोरी तो नहीं की ना तूने? नहीं ना, अब तो तुझे मुझ पर शक हो रहा है। मैं तेरी बहन हूँ, रुक जा, मैं अभी अपनी शक्तियों से देखती हूँ कि तू ये मेहनत से लाई है या चुरा कर। ये क्या, तुझे शर्म नहीं आई? एक इच्छाधारी नागिन होकर चोरी भी करने लगी। लालच में कितने गिरती जा रही है तू। लोगों की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उनका नुकसान भी मत कर। अभी के अभी मेरे साथ तू नागलोक वापस चल, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों से बंदी बना दूंगी। अंशिका अपनी बहन सुप्रिया को नागलोक ले आती है और वहां आने के बाद लंबे समय के लिए अंशिका ध्यान लगाकर शिव की तपस्या करती है। उसके अच्छे स्वभाव और तपस्या से खुश होकर शिव उसे नागमणि दे देते हैं। लेकिन उस नागमणि की एक खास बात थी कि कोई और इच्छाधारी नाग नागिन उसे छू नहीं सकता था। जो भी नागमणि को छूने की भी कोशिश करता तो वो पत्थर की मूर्त बन जाता। नागमणि को प्राप्त करके अंशिका पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन चिढ़ने लगती है और अकेले में कहती है, जब देखो अपना रोब दिखाती रहती है। सुंदर क्या हो गई, ज्यादा ही घमंड करने लगी। मैं इसकी नागमणि चुराकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, फिर सब मुझे नागेश्वरी कहकर बुलाया करेंगे। अधिक शक्तिशाली और सबसे सुंदर सिर्फ मैं ही होंगी इस पूरे नागलोक में। नागमणि मिलने पर अंशिका उसको एक पत्थर पर रखकर सुप्रिया के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने लगती है। तभी सुप्रिया इसका फायदा उठाकर नागमणि के पास पहुंच जाती है और उसे चुराने की सोचकर जैसे ही नागमणि छूती है तभी वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। अंशिका भोजन बनाकर अपनी बहन को आवाज लगाती है, सुप्रिया, खाना तैयार है, बोलती क्यों नहीं? कहाँ चली गई? देख कर आती हूँ इस लड़की को। अंशिका नागिन सुप्रिया नागिन को पूरे नागलोक में देखने जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, अंशिका, मैं यहाँ हूँ इस नागमणि के पास, मुझे ठीक कर दो अंशिका। अंशिका अपनी नागमणि के पास जाकर देखती है तो सुप्रिया वहाँ पत्थर की बनी होती है। ये देखकर अंशिका कहती है, ये क्या, मुझे तो लगा कोई मूर्ति है। याद आया, शिवजी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे अलावा अगर नागमणि को कोई भी छुएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका मतलब तूने मणि चुराने की सोची थी? अंशिका रोते हुए अपनी बहन को देखकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? नागमणि चुराकर मैं शक्तिशाली बनना चाहती थी ताकि नागलोक में सिर्फ मेरी ही चर्चा हो। आज तूने लालच में आकर अपने ही घर में चोरी कर ली। मिल गई ना तुझे इसकी इतनी बड़ी सजा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है मुझे। मैं कभी लालच नहीं करूंगी सुप्रिया, मुझे ठीक कर दो। चुप हो जा। अगर तुझे अपने किए पर पछतावा है तो तू बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, और अगर ठीक होने के बावजूद तू वापस से यह सब करेगी तो तू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अंशिका अपनी शक्तियों से सुप्रिया को ठीक कर देती है, जिसके बाद सुप्रिया सुधर जाती है और एक अच्छी इच्छाधारी नागिन बन जाती है। नाशिमा नागिन अपनी सखी पूर्वी नागिन के साथ बैठकर प्रेम शब्द का ज्ञान ले रही थी। तभी अचानक से पूर्वी बोलती है, प्रेम शब्द से तू भली भांति परिचित कहाँ है? अरे इस नागलोक में एक ऐसी नागिन थी जिसकी आशिकी से नागलोक क्या, धरती लोग और पाताल लोग भी हैरान थे। मैं तुझे पूरी कहानी सुनाती हूँ। अनामिका नागिन की खूबसूरती का मुकाबला स्वर्ग की अप्सराओं से भी नहीं हुआ। इतने खूबसूरत होने के बावजूद उसका दिल आया भी तो नागलोक के साधारण से नाग नील पर। उसके प्रेम में पड़कर एक दिन अनामिका नील का मार्ग रोकते हुए बोलती है, नील, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और तुमसे विवाह भी करना चाहते हैं। माफ करिएगा अनामिका नागिन, आपके सौंदर्य और खूबसूरती पर तो कोई भी नाग फिदा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। नील इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन अनामिका को उसके जवाब का सही अर्थ समझ ही नहीं आता। इसीलिए वो अपनी सखी नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है नागेंद्री। ये भला तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे जैसी नागिन बनने के लिए तो
नागलोक की नागिनें सालों तपस्या करती हैं, फिर भी वो नहीं बन पाती। तो नाग नील ने मेरा प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकराया? हो सकता है नाग नील को तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी आशिकी पर संदेह हो। आशिकी शब्द से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? प्रेम के सबसे जुनूनी और उच्चतम स्तर को आशिकी कहते हैं, जिसमें प्रेमी प्रेम को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होता है। ऐसा है ना? तो अब नील देखेगा इस नागिन की आशिकी, ऐसी आशिकी जो ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने की होगी। प्रातः काल अनामिका उठकर नील के भवन के बाहर सन्यासी की भांति तपस्या करने लगती है, जिसके बाद नील को इसकी सूचना मिलने पर वो अनामिका के समक्ष जाकर कहता है, नागिन अनामिका, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे मेरे भवन के बाहर बैठकर तपस्या क्यों कर रही हैं? सारा नागलोक मुझे एकटक निहार रहा है। अब प्रेम पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है, और मुझे तपस्या तुम्हारे भवन के आगे बैठकर ही करनी होगी। हे भगवान, ये आप क्या कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तो अपने नेत्र बंद कर लो नील, क्योंकि ये एक नागिन की आशिकी है, और ये नागिन अपने आशिक को अपना बनाकर ही दम लेगी। नील के प्रेम में नागिन अनामिका आशिकी की सारी हदें पार कर रही थी। सुबह उसके पीछे वन जाना, अपने हाथ पर नील का नाम लिखवाना, भोलेनाथ के समक्ष तांडव करके खुद को कष्ट देना, और आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद नील ने एक दिन अपने प्रेम का इजहार करते हुए अनामिका से कहा, अनामिका नागिन, आपकी आशिकी ने साबित कर दिया कि आपसे ज्यादा मुझे कोई और प्रेम नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए। नील आगे कुछ बोलता, उतने में ही पीछे से नागलोक के सबसे विशेले नाग नागेश्वर ने उसको शक्तिशाली खंजर से मार दिया, जिसके बाद उसी क्षण नील की मृत्यु हो गई। ये देखकर अनामिका के क्रोध की ज्वाला का कोई अंत नहीं था। उसने नागलोक में मौजूद सभी नाग नागिनों के बीच नागेश्वर को तड़पा तड़पा कर मार डाला, और उसकी अंतिम सांसें लेने से पहले उससे नील को मारने का कारण पूछते हुए बोली, आज बरसों बाद इस नागिन को उसकी आशिकी का फल मिलने वाला था, लेकिन तुमने मेरे प्रेम को मार दिया। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता था। अगर तुम्हारी आशिकी नील के लिए थी तो मेरी आशिकी तुम्हारे लिए थी। अनामिका गुस्से से भरी अपना अंतिम वार करते हुए नागेश्वर को मृत्यु प्रदान कर देती है। ऐसे तो अनामिका की आशिकी पूरी ही नहीं हो पाई, और नील के मरने के बाद उसने किसी और से विवाह कर लिया होगा। नहीं, अनामिका की आशिकी ऐसी नहीं थी। उसने नील के दूसरे जन्म का इंतजार किया था, और अनामिका के बरसों के इंतजार के बाद उसके प्रेम नील ने एक इंसानी रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, और आज उसके 24 वर्ष के होने पर अनामिका नागिन उससे पृथ्वी लोक पर मिलने जाती है, जहां नील का इस जन्म का नाम विकास था, और विकास रोज की तरह अपने कॉलेज जा रहा था। तभी अनामिका उसके समक्ष आकर बोलती है, नील, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मेरी आशिकी ने तुम्हें दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर ही दिया। ओ हेलो, कौन हो तुम? और ऐसे अचानक से कौन से आसमान से टपकी हो मेरे सामने? मैं तुम्हारा प्रेम, और ये तुम्हारा नया जन्म है। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। रुको, मैं याद दिलाती हूँ। अनामिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विकास को उसके नील रूपी जन्म की सभी यादें याद दिलाने के बाद बोलती है, अब तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? तो उस समय में जो कार्य अधूरा रह गया था वो पूरा करो। मुझसे विवाह करना है तुम्हें। नहीं चाहता। देखो, मानता हूँ मुझे सब याद आ गया, लेकिन वो मेरा पिछला नाग जन्म था। तुम्हारी आशिकी उस समय के हिसाब से ठीक थी कि तपस्या करना या तांडव करना, लेकिन इंसानों के जैसी आशिकी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसीलिए सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इतना बोलकर विकास वहाँ से चला जाता है, और अनामिका रोते रोते अपनी दोस्त नागेंद्री के पास जाकर बोलती है, नागेंद्री, उसने मुझे फिर से नकार दिया। इतने वर्षों से उसकी प्रतीक्षा करी, उससे मिली, और फिर भी उसने मुझे अस्वीकार ही किया। तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। अरे तुम्हारे जैसी नागिन को नागों की कमी थोड़ी है। नहीं, मेरी आशिकी हार नहीं सकती। मैं उसे इंसानी रूप में भी अपना बनाकर दिखाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि मनुष्य अपनी आशिकी जाहिर करने के लिए क्या करते हैं? नागेंद्री अनामिका को पृथ्वी लोक के आशिकी के तरीके बताती है, जिसके बाद अनामिका इंसानी रूप लेकर
अपने विकास को पाने की जंग को शुरू करती है। जिसके बाद एक सुबह विकास जब कॉलेज जा रहा होता है तो सब उसे घूर कर देखते हैं, जिस पर वो खुद से बोलता है, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया। तभी आगे जाते जाते विकास की नजर रास्ते की दीवार पर जाती है, जहां उसके पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें उसकी फोटो के नीचे लिखा था विकास आई लव यू। साथ ही नीचे छपवाने वाले के नाम की जगह लिखा होता है तुम्हारी आशिक अनामिका। ये देखकर विकास बोलता है, इस नागिन की आशिकी सच में कमाल है। मुझे लगा था कि मेरे रिजेक्ट करने के बाद वो मेरा पीछा छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी, लेकिन ये तो लेडी कबीर सिंह बनी पड़ी है। इस बात पर मुस्कुराते हुए विकास कॉलेज जाता है, जहां उसकी कुछ दोस्त उससे गले मिलने आती हैं। तभी अनामिका उनके आगे आकर बोलती है, विकास से 2 गज की दूरी बनाकर रखे, क्योंकि उसको छूने वाली हर कन्या का मैं वो हाल करूंगी जो वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। अनामिका की ये बात सुनकर सभी लड़कियां विकास से दूर हो जाती है। विकास इस बात पर बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कान लेकर क्लास लेने चला जाता है। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ आराधना उससे बोलती है, अरे बेटा, आज बाजार में एक बड़ी ही भली लड़की मिली मुझे पता है चोर मेरा पर्स लेकर भाग रहे थे, लेकिन उसने अकेली ने ही मुझे बचा लिया। तू मिलेगा उससे, वो रसोई में ही है। कहती है आंटी मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी, आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो। क्या माँ, किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे बेटा एक बार मिल तो सही। बेटा जरा बाहर आना। आराधना के बुलाने पर रसोई में से चाय की ट्रे लिए हुए अनामिका आती है, जिसे देखकर विकास के होश उड़ जाते हैं। तभी आराधना बोलती है, बोला था ना पहली नजर में ही होश उड़ जाएंगे। बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे तो पहली नजर में ही भा गई। काश ऐसी मेरी बहू मिल जाए मुझे। माँ, इसी को बना दूं आपकी बहू? मतलब क्या? इतना बोलते ही विकास अनामिका के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोलता है, तुम्हारी आशिकी सच में निराली है अनामिका। मैं तो तुम्हें देखकर ही पहचान गया था, लेकिन तुमको एक बार फिर से रिजेक्ट करके तुम्हारी आशिकी की हद देख रहा था कि तुम मेरे रिजेक्शन को सुनकर मुझे छोड़ दोगी या नहीं। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी आशिकी कमाल है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह। विकास के इतना बोलते ही उसके पीछे एक राक्षस जैसा इंसान प्रकट होकर उसको अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी अनामिका सब कुछ स्थिर करके उस राक्षस को अपनी शक्तियों से गायब करते हुए बोलती है, अब मैं किसी को अपने प्रेम के बीच में नहीं आने दूंगी। वैसे तुम बड़े ही ढीठ हो नागेश्वर। पिछले जन्म में मैं नहीं मिली तो राक्षस जन्म लेकर एक बार फिर तुम मेरे नील को मारने आए थे, पर अफसोस तुम्हारी आशिकी मेरे जैसे नहीं थी, इसलिए तुम हार गए। उस राक्षस को गायब करके अनामिका सब कुछ पहले जैसा कर देती है। तभी विकास अपनी बात को पूरी करते हुए बोलता है, इसीलिए मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। देखा, ऐसी होती है आशिकी जो अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदों को तोड़ दे। चलो कम से कम नागिन की आशिकी को मुकाम तो मिला। अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस शादी को किसी भी हाल में रोकना होगा। एक नागिन और भूत की शादी नहीं हो सकती। आखिर क्यों एक नागिन भूत के साथ शादी करने पर मजबूर हुई? इस कहानी को पूरा जानने के लिए चलिए थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं। राघव एक मोस्ट वांटेड गुंडा था और पुलिस एनकाउंटर में अपनी मौत के बाद एक भूत बनकर भटक रहा था और पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसकी नजर एक सांप पर जाती है, जो अचानक ही एक सुंदर सी कन्या में बदल जाता है। वो कन्या पास के शिव मंदिर में जाती है। दूर से पेड़ पर लटके ये सब देख रहे राघव भूत की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो खुद को बोलता है, जो मैंने देखा वो सच है क्या? एक इच्छाधारी नागिन मेरी आंखों के सामने अपने सांप रूप से इंसानी रूप में आई। वाओ, ये तो भूत जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसका तो फायदा उठाना चाहिए। राघव नागिन के मंदिर से बाहर आने की प्रतीक्षा करता है और कुछ ही देर में शिवन्या नाम की नागिन अपने इंसानी रूप में मंदिर से बाहर आती है। तभी उसको
पेड़ पर लटका राघव का भूत आवाज देते हुए कहता है, ओए इच्छाधारी नागिन, इधर तो आओ। कौन है ये जो इतनी उदंडता भरे शब्दों से मेरा आवाहन कर रहा है? इधर उधर क्या देखती हो, सामने पीपल के पेड़ पे देखो ना। शिवन्या के सामने देखने पर उसको एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका राघव दिखता है। ये देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, तुम कौन हो जो इंसान जैसे शरीर के साथ राक्षसी जैसे हाव भाव लिए हुए हो? मैं एक भूत हूँ जो अपने कर्मों के कारण मर के भी धरती पर अटका हुआ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो ना? सही पहचाना। तो अब ये बताओ कि आम इंसानों की तरह धरती पर होने की बजाय तुम ऐसे पेड़ से क्यों लटके हो? तो तुम नाग नागिनों का दिमाग क्या पूंछ में होता है? अभी बताया कि मैं एक भूत हूँ, फिर वही पूछ रही हो। नागिन शिवन्या से बातें करते करते राघव उसके सामने अपनी नागलोक घूमने की इच्छा रखता है, जिस पर शिवन्या बोलती है, अरे जहाँ जाने की तुम बात कर रहे हो ना, वो नागलोक है, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है जो मुंह उठाकर चल दिए। यार तुम एक भूत की मदद नहीं कर सकती प्लीज? पहले गरीबी से तड़प तड़प के मेरी मौत हो गई और अब मरने के बाद भी एक नागिन होकर तुम मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। गरीबी से तड़प के मरे हो, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तुमको देखते ही तुम्हारी सारी जीवन कुंडली पता चल गई। तुम एक गुंडे थे और धरती के रक्षकों द्वारा तुम मारे गए। अपनी सच्चाई सुनकर राघव को नागलोक देखने का सपना ही रहता नजर आता है, जिसके बाद वो इस सपने को पूरा करने के लिए नागिन के पैरों में गिर जाता है और मजबूरन उसके नागलोक ले जाने की बात को शिवन्या को मानना पड़ता है, जिस पर वो बोलती है, ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन अपने इस भूतिया रूप में नहीं। रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा लुभावना नाग रूप देती हूँ, ताकि किसी को भी तुम्हारे इस भयंकर रूप के बारे में पता ना चले। शिवन्या नागिन उस राघव भूत को अपनी शक्तियों से एक सुंदर सा नाग का रूप देती है, लेकिन कोई भी उसको छू नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी नाग नागिन द्वारा स्पर्श करने पर वो वापस से अपने असली भूत रूप में आ जाएगा। इतना करके नागिन शिवन्या राघव के साथ नागलोक पहुंचती है और वहां सबको राघव को अपना नाग मित्र कहकर मिलवाती है। राघव के नाग रूप को देखकर वहां की नागिनें उस पर मोहित होने लगती है और एक शाम राघव को अकेला देखकर मेनका नागिन उसके पास आकर बोलती है, हे नाग, तुम दिखने में तो अत्यंत सुंदर हो, लेकिन तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? वो भूतों की शादी नहीं होती ना। वो मेरा मतलब कि मुझे अभी तक मेरे हिसाब की लड़की नहीं मिली। तुम एक नाग हो तो किसी नागिन से ही विवाह करोगे ना। और देखो, तुम्हारे आसपास कोई सुंदर नागिन हो जो तुमसे बात करती हो, तुम उससे विवाह कर सकते हो। अच्छा। राघव को मेनका से बात करता देखकर शिवन्या को जलन महसूस होती है और वो उसको हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले जाती है। कक्ष में आकर राघव भूत रूप में बदल जाता है। ये देखकर शिवन्या बोलती है, तुमको बोला था ना, खुद को किसी नागिन को छूने मत देना। ध्यान से देखो, खुद ही हाथ पकड़ के लाई हो मुझे। दूसरों को छूने से मना कर रही हो और खुद ही छू रही हो। बस वो मैं जल्दबाजी में ले आई। अब जल्दी से मैं तुम्हारा रूप बदल देती हूँ, वरना अगर किसी ने एक भूत को नागलोक में देख लिया ना तो बवाल हो जाना है। शिवन्या जैसे ही राघव का भूत रूप नाग रूप में बदलती है, तभी उसके कक्ष में शिवन्या की माँ नक्षिका नागिन आती है, जो उन दोनों को साथ में देखकर बोलती है, ये क्या, तुम इस मेहमान नाग के साथ इस कक्ष में अकेले क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, बस हम यूं ही बात कर रहे थे। अच्छा तुम अपने कक्ष में जाओ। शिवन्या अपनी माँ के मन में चल रहे शक को गलत ठहरा कर चली जाती है। राघव के नाग लोक में रहने तक वो हमेशा शिवन्या के साथ ही घूमता फिरता, जिसके कारण एक भूत और नागिन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ऐसे ही एक शाम नागलोक के वन में झूले पर बैठकर शिवन्या राघव से उसके इंसानी जीवन के बारे में पूछती है, जिस पर राघव बोलता है, तुमको पता है, मैं भी एक शरीफ इंसान था, लेकिन जब सब जगह से ईमानदारी अपनाकर भी गालियां खानी पड़ी तो मैंने चोरी चकारी का काम किया और गुंडा बन गया। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी बेगुनाह और जरूरतमंदों को नहीं लूटा।
बल्कि अमीरजादों की काली कमाई ही लूटी है। लेकिन अफसोस, मुझे और जीना था। लेकिन मेरे काम के चलते मेरे दुश्मन इतने थे कि एक दिन मुझे पुलिस, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसके हाथों मौत मिली। मुझे अब दोबारा इंसानी रूप तो मिलेगा नहीं, और दुख इस बात का है कि मेरी माँ मेरे जाने के बाद अकेली रह गई। तुम भूत बनकर अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि भूत की कोई जिंदगी नहीं होती और किसी भी दिन मेरे भटकने की अवधि खत्म हो सकती है और मुझे दूसरा जन्म मिल सकता है, किसी चूहे का, बिल्ली का। इंसानी जन्म तो मुझे मिलने से रहा। काश मुझे नाग रूप मिल जाए, कम से कम मैं अपने प्यार के साथ तो रह लूंगा। राघव के मुंह से अपने लिए अप्रत्यक्ष प्यार का इजहार सुनकर शिवन्या के मुंह पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक संदेश आता है कि नागराज ने उसका विवाह तय कर दिया है। इस बात की खबर लगते ही शिवन्या अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, मैं नागराज की पुत्री हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो ही लेंगे। विवाह मेरा है तो फैसला भी मेरा होगा। मैं जानती हूँ आज तुम ये फैसला किसके प्रेम में पढ़कर ले रही हो। वो जिसे नाग बनाकर इस नागलोक में लाई हो, असल में वो एक नाग नहीं, भूत है। आप ये क्या कह रही हैं? ये सच नहीं है। आपको किसने कहा कि वो भूत है? कोई कहता तो ना मानती, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था तुमको उसका रूप बदलते हुए। नक्षिका शिवन्या को उसके सवाल का जवाब देने के बाद विवाह के लिए हामी भरने को बोलती है। विवाह के लिए हाँ करने के कुछ देर बाद शिवन्या राघव के पास जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, जिसके कारण वो अपने भूत रूप में आ जाता है। तभी शिवन्या बोलती है, मेरा विवाह होने वाला है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे वर बनो। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन ये संभव है? कहीं इसका कोई गलत असर तो नहीं होगा तुम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नागलोक में नागिन शिवन्या के विवाह की तैयारियां हो रही होती है। उसका विवाह नागलोक के सबसे सुप्रसिद्ध नाग नागेश से हो रहा था। लेकिन विवाह के दिन शिवन्या नागेश को अपनी शक्तियों से मूर्छित करके उसकी जगह सहरे में राघव को ले आती है। और फेरों के वक्त जब वो उसका हाथ पकड़ती है तो सहरे में उसका चेहरा बदल के भूतिया हो जाता है। और ये देखकर शिवन्या की माँ नक्षिका बोलती है, ये क्या? अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। नक्षिका विवाह रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक फेरे पूरे हो चुके थे। राघव शिवन्या की मांग में सिंदूर भर देता है और एक भूत और नागिन की शादी संपन्न हो जाती है। जिसके बाद शिवन्या एकदम से बेजान होकर गिर जाती है और राघव उसे संभालते हुए अपना सहारा देता है। तभी सब लोग देख लेते हैं कि वो भूत है। लेकिन तभी नक्षिका अपनी बेटी के पास आकर बोलती है, मैंने कहा था शिवन्या, एक भूत और नागिन का विवाह नहीं हो सकता। तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या? लेकिन माँ, मेरी मौत मेरे प्रेम को एक इंसानी शरीर देगी। इसके लिए मुझे मौत भी मंजूर है। राघव, तुम मेरी मौत के पश्चात एक इंसान बन जाओगे, एक जीवित इंसान। फिर तुम अपनी माँ के साथ जाकर अच्छे से रह सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया शिवन्या? मैं तुम्हारे साथ भी तो रहना चाहता था। ये शादी तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, ये जानकर मैं कभी ये शादी नहीं करता। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब मैं जा रही हूँ। अगर हमारा मिलन लिखा होगा तो अगले जन्म जरूर मिलेंगे। शिवन्या की सांसें बंद होते ही राघव को उसका इंसानी शरीर वापस मिलता है, जिसके बाद वो धरती लोक तो लौटता है, लेकिन अपने प्यार को खो जाने का दुख उसे हमेशा रहता है। नागलोक में सभी नाग नागिन मिलकर शांति पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर नैनतारा नागिन आ जाती है। उसके आते ही आसमान काले काले घने बादलों से घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है। तभी नागराज बोलते हैं, हे शिव, ये क्या अपघटित घटना एकदम से घट गई। आज शांति पूजा का शुभ मुहूर्त था और पूजा अधूरी रह गई। तभी सभी में मौजूद नैनतारा बोलती है, ये क्या हो गया? मैं पूजा में आई तो बारिश हो गई। मैं तो पूजा में शामिल होने आई थी। नैनतारा की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सभी नाग नागिनों में मौजूद
एक दो मोही नागिन मनिका बोलती है। जब ये पनौती यहाँ है तो ये शांति पूजा कैसे सफल हो सकती है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इंद्रदेव से मेरी बातचीत चल रही है क्या, जो मैंने जानबूझ के बारिश करवाई है? जी हाँ, बिल्कुल करवाई है। पनौती हो, जहाँ जाती हो ना हर काम को बिगाड़ ही देती हो। तुम्हारे रहते शांति पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। मनिका की बात सुनकर बाकी सभी नाग नागिन भी नैनतारा को पनौती बोलने लगते हैं और नैनतारा को धक्के देकर वहाँ से निकाल देते हैं। नैनतारा रोते हुए शिव मंदिर में जा पहुँचती है और उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर बोलती है, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे पनौती बनाकर भेज दिया। सच्चे दिल से आपकी सेवा करती हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करती, सबकी मदद करना चाहती हूँ, पर कोई मेरे समीप ही नहीं आता, अर्थात सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ बनते काम बिगड़ जाते हैं, सब मुझे पनौती कह देते हैं। नैनतारा अपनी किस्मत पर रो ही रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी सखी स्वप्ना आती है और बोलती है, नैनतारा चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? तो क्या करूं? हर कोई मुझे पनौती कहता है, हर कोई मुझसे दूर भाग जाता है। इस जन्म जैसी जिंदगी से तो मौत ही भली है। अरे अरे शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई पनौती नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर सैर पर चलते हैं, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। किसी तरह नैनतारा को समझा बुझाकर स्वप्ना उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। नैनतारा जहाँ भी जाती वहाँ हर किसी के बनते काम बिगड़ जाते। कभी वो बिन बादल बरसात लाती, तो कभी शुभ काम को अशुभ बनाती, तो कभी किसी की खुशी को गम में बदल देती, तो कभी यूं ही बेवजह सब के ताने सुनती। सभी के ऐसे बर्ताव से कहीं न कहीं नैनतारा ने खुद को भी पनौती मान लिया था और अब वो सभी से दूर रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो इन सब से दुखी होकर बोलती है, नागलोक में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरी सहेली स्वप्ना भी मेरी वजह से हर बार मुसीबत में आ जाती है। इससे तो अच्छा है कि मैं नागलोक को छोड़कर हमेशा के लिए धरती लोक चली जाऊं। हो सकता है मेरे जाने के बाद यहाँ सब ठीक हो जाए। हाँ, मुझे धरती लोक जाना है। नैनतारा अपनी धरती लोक पर जाने की इच्छा को लेकर नागराज के पास जाती है और उनको सब बताती है, जिस पर नागराज उसका दुख समझते हुए कहते हैं, ठीक है नैनतारा, अगर तुम धरती लोक पर जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, पर याद रखना कि कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इतना कहकर नागराज अपनी शक्तियों से धरती लोक पर जाने का द्वार नैनतारा के लिए खोल देते हैं, जिसके बाद नैनतारा वहाँ से धरती लोक पर चली जाती है, जहाँ वो शिव के मंदिर की पुजारन बन जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती नाम की एक औरत अपने बेटे अनिल के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आती है। तभी गोमती की नजर मंदिर में साफ सफाई करती नैनतारा पर जाती है और पहली ही नजर में उसे नैनतारा बहुत भाती है। दर्शन करने के बाद गोमती अनिल के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन गोमती फोन पर बातें करती हुई रोड क्रॉस कर रही होती है और सामने से एक तेज रफ्तार वाली कार से उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नैनतारा आकर उसे बचाती है और बोलती है, आप ठीक हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम सही वक्त पर आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जी, अब आप संभल कर जाना। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें कई बार शिव मंदिर में देखा है, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम नैनतारा है, मैं शिव मंदिर की पुजारिन हूँ, वही मेरा घर है। बड़ी भाग्यशाली हो बेटा, शिव की पूजा और सेवा करने का सुख प्राप्त कर रही हो। गोमती के मुंह से अपने लिए भाग्यशाली शब्द सुनकर नैनतारा की आंखें भर आती है और वो बोलती है, मैं कभी भाग्यशाली नहीं हो सकती, मैं तो एक पनौती हूँ जो बस लोगों का बुरा करती है। आप अपना ज्यादा वक्त मेरे साथ मत बिताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी कुछ गलत हो जाए। नैनतारा की बात सुनकर गोमती मुस्कुराती है
और उसे सड़क के किनारे पर लगे एक बेंच पर बिठा देती है और गोमती बोलती है, देखो नैनतारा, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में ये बात क्यों और किस लिए है कि तुम एक पनौती हो, लेकिन बेटा मैं एक बात बताना चाहूंगी। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों वक्त आते हैं। यदि कोई बनता काम बिगड़ जाए और इस कार्य में तुम्हारी कोई भागीदारी भी ना हो और फिर भी तुम पर उसका नाम आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पनौती हो सकता है कि वो कार्य किसी और वजह से भी बिगड़ा हो। आओ मेरे साथ चलो। गोमती नैनतारा को अपने साथ घर ले आती है। वक्त बीतता जाता है। अब नैनतारा मंदिर के कामकाज के साथ साथ गोमती के साथ भी वक्त बिताने लगती है। साथ ही आसपास के लोगों से मिलती है, बातें करती है। अब ना तो उसके हाथों से कोई काम गलत होता और ना ही उसके किसी से मिलने पर उनके साथ गलत होता। ऐसे ही एक दिन जब नैनतारा मंदिर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ नागराज आकर बोलते हैं, नैनतारा, तुम्हारी धरती लोक पर रहने की अवधि समाप्त होने वाली है। कल शाम तुम्हें वापस नागलोक आना है, याद रखना। इतना कहकर नागराज वहाँ से चले जाते हैं। अगली शाम नैनतारा वापस से नागलोक लौट आती है, जहाँ कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। सभी नाग नागिन उसे फिर से पनौती कहकर बुलाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन नागराज भ्रमण के लिए अपने महल से बाहर जाते हैं कि तभी कुछ शिकारी चील उन पर हमला कर देते हैं। मगर सही समय पर वहाँ नैनतारा आकर नागराज की मदद करती है। उसके बाद वो घायल हुए नागराज को महल में ले आती है, जहाँ नागराज की हालत देखकर नाग नागिन बोलते हैं, ये इस पनौती ने किया है। जरूर ये नागराज के भ्रमण में उसको मिल गई होगी, तभी उनका ये हाल हुआ। ये तो धरती लोक पर ही सही थी। पता नहीं नागराज ने इसे वापस क्यों बुला लिया। इस जैसी नागिन को तो मर जाना चाहिए। इसकी वजह से हम सबकी जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। सभी की बातें सुनकर नैनतारा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, बस कीजिए आप सभी लोग, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे किसी को एक बार भी ये जानने का हक नहीं है क्या कि वास्तव में पूरी सच्चाई क्या है, पूरी बात क्या है, नागराज को चोट कब और कैसे लगी? नहीं, आप लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सबने अपने दिल दिमाग में ना एक बात बिठा ली है कि जहाँ नैनतारा होगी वही बुरा होगा, क्योंकि मैं पनौती हूँ, है ना? नैनतारा इतना बोलती है कि तभी नागराज होश में आकर सभी को चील के हमले के बारे में बताते हैं और ये भी कि किस तरह से नैनतारा ने उसकी जान बचाई। सभी बातों को सुनने के बाद नैनतारा बोलती है, सच बात तो ये है कि पनौती मैं नहीं बल्कि आप लोगों का दिमाग पनौती है, क्योंकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि यदि कुछ भी गलत होगा और वहाँ मेरी मौजूदगी होगी तो इसका मतलब वो कार्य मेरे होने से गलत हुआ है। अरे धरती लोक पर मैं इतने समय रहकर आ गई, वहाँ लोगों से मिली भी और वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसे नाग नागिनों की नकारात्मक सोच से अच्छे तो वो मनुष्य है जो सकारात्मक सोचते हैं और किसी भी बात का इल्जाम लगाने से पहले 10 बार उस बात को अच्छे से जानते हैं। नैनतारा की बात सुनकर सभी नाग नागिनों का सर शर्म से झुक जाता है और वो सभी नैनतारा से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद से कोई भी उसे पनौती कहकर नहीं बुलाता।